स्टेट टुडे के सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन की बात धवन के साथ ये लोकप्रिय शो है जिसे आप सब पसंद करते हैं। हमारे साथ इस समय चार्टर्ड अकाउंटेंट पवन धवन जी हैं। पवन जी, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार शेखर जी, आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका चैनल लगातार नई बुलंदियां हासिल करे और आपके साथ नए से नए श्रोता जुड़ते जाएं और आपके श्रोताओं को भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। पवन जी, धन की बात धवन के साथ हम लोग करते हैं और जी। बड़ा लोकप्रिय शो है ये। इस साल 2022 में धन की बात धवन जी कैसे करने वाले हैं? अ, शेखर जी, आपने देखा कि हम लोगों ने पिछले साल जो है धन की बात धवन के साथ करके मैंने अपने विचार आप लोगों के, आपके श्रोताओं के साथ शेयर किए थे। और आज साल का पहला दिन है, नए साल का पहला दिन है और आज हमारी आपकी ये मुलाकात एक नई शुरुआत को लेके आगे बढ़ेगी। और मैं ज़रूर ये कहूँगा कि धन की बात धवन के साथ के माध्यम से आप लोग धन के प्रबंधन में, धन को कैसे रखा जाए, धन को कैसे सुरक्षित रखा जाए, धन को कैसे बढ़ाया जाए, इस विषय में हम लोग आगे भी चर्चा करते रहेंगे। और आपने पिछले 2 सालों में ख़ासतौर से जब कोरोना का काल शुरू हुआ था, उस वक्त मैंने अपना ये प्रोग्राम शुरू किया था और उस वक्त मैंने आप लोगों को तमाम नसीहतें दी थी, आप लोगों के साथ अपने विचार शेयर किए थे। और उस 1.5 साल के काल में हमने देखा कि हमारी शेयर मार्केट्स, हमारे जो है बाज़ार में किस ढंग से ज़बरदस्त उछाल आया है और आज हम वहाँ से तकरीबन 2 से ढाई गुना के स्तर पे खड़े हुए हैं। तो हमको लगता है कि उस वक्त जो मैंने आपसे अपने विचार शेयर किए थे, वो विचार जो है उन सब से आपके श्रोता लाभान्वित रहे होंगे और आने वाले समय में भी हम आपसे इसी तरह की बातें करते रहेंगे और आपके श्रोता उससे लाभान्वित होते रहेंगे। तो आज का पहला मूल मंत्र ये है कि जो हमने पिछले सालों में हासिल किया है, आप उस उम्मीद से इस बाजार में मत घुसिए, क्योंकि हिस्ट्री नेवर रिपीट्स इटसेल्फ और शेयर मार्केट में हर दिन हर साल नया है, वो अपने नए ढंग से अपने पदचिन्ह बनाता है। और मुझको ये लगता है कि इस साल अगर हम एक रीज़नेबल रिटर्न भी अपने इन्वेस्टमेंट्स पे पर पाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर होगी। हालांकि मैं ये देखूं कि इस वक्त जो माहौल चल रहा है और जिस ढंग से बाज़ार में पूंजीकरण हो रहा है, नई कंपनीज आ रही हैं, लोग शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं, तो पिछले 3 महीने में हमने एक छोटी सी गिरावट भी देखी थी बाज़ार में। उस गिरावट को अगर आप देखें तो जो वित्तीय निवेशक थे उन्होंने पिछले 3 माह में बहुत ज़बरदस्त बिकवाली की थी। लेकिन चूंकि हमारे बाज़ारों में हमारे जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटी छोटी पूंजी लगाते हैं, उनमें इतना ज़बरदस्त बढ़ाव हुआ है, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा तादाद में बढ़ी है कि शायद वो विदेशी भी हमारी बाज़ार को धराशायी करने में सफल नहीं हो पाए। ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ख़ास तौर से अब ओमिक्रॉन जब आ रहा है तो ये मोटा मोटी है कि किसी भी समय एक बड़ा लॉकडाउन या बाकी चीज़ें देखी जा सकती हैं, तो इन्वेस्ट किस तरीके से किया जाए? बैंकों में ज़्यादा सुरक्षित है एफडीआर के मार्फत, या शेयर बाज़ार का ही रुख करें? किस तरीके से चीज़ों को देखें? नहीं, देखिए, जब जब हम निवेश करते हैं और ओमिक्रॉन का भी अब खतरा है, तो ये क्राइटेरिया नहीं है हमको किस में निवेश करना है ये तय करने में। देखिए, जब शुरुआत में जब कोरोना आया था मार्च 2020 में और फरवरी के दौरान बाजार लगातार नीचे गिरी थी, तो उस वक्त की जो पोजीशन थी, आज हम उससे बहुत विभिन्न पोजीशन पे बैठे हैं। उस वक्त तो ये था कि क्या ह्यूमैनिटी रहेगी,
क्या आदमी का अस्तित्व रहेगा, क्या जिंदगी रहेगी, क्या ये लाइफ रहेगी, ये सारी बातें क्वेश्चंस थे। लेकिन जिस ढंग से हम लोगों ने, हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे एक्सपर्ट्स ने इसकी कोरोना की वैक्सीन आई, हम सब लोगों ने उस वैक्सीन को लगाया। हमारे देश में जिस ढंग से हमारी 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें एक साइजेबल परसेंटेज ने उस वैक्सीन को यूज़ कर लिया। तो हमने ये देखा कि हालांकि सेकेंड वेव हमारे देश के लिए बहुत घातक साबित हुई, हम सबके लिए बहुत घातक साबित हुई, लेकिन अब जो है जो थर्ड वेव की हम बात कर रहे हैं, तो हालांकि ये तो एक्सपर्ट्स बता पाएंगे, लेकिन जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि जब सेकेंड वेव आने के बावजूद हमारी मार्केट्स नहीं डिरेल हुई थी, नहीं क्रैश करी थी, तो अब जबकि जैसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन का जो ये वायरस है, ये फैलेगा तो तेज़ी से, लेकिन ये घातक नहीं होगा। तो अगर ये घातक नहीं होगा तो ये मुझको लगता है जैसे एक वायरल फ्लू टाइप से हम लोग लेके चलते हैं, 2 दिन पैरासीटामोल खाई और ठीक हो गए, तो उसी ढंग से आगे आगे हम इस कोरोना वायरस के इलाज में अपने को मशगूल कर लेंगे, और वो एक हमारी दिनचर्या का, जीवन का एक हिस्सा बन के रह जाएगा। और उस लिहाज से जब हम देखते हैं तो किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, आज शायद ओमिक्रॉन हो या ना हो, हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स और हम क्या सेविंग कर सकते हैं, हमारे क्या टारगेट्स हैं, हम जिंदगी में किन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम आज कैसे अपनी बचत कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करेंगे कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या हम एफडीआर में पैसा रखें, या हम शेयर मार्केट में रखें, या हम म्यूचुअल फंड में रखें। तो ये डिसीजन, ये जो और कई गतिविधियां हैं वो नहीं करेंगी हम, चूँकि मैं हमेशा ये उम्मीद करता हूं कि जो हमारे निवेशक हैं वो एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं। लॉन्ग टर्म निवेशक में के लिए ये सारे इवेंट्स जो हैं ये एक अपॉर्चुनिटी देते हैं री इन्वेस्ट करने का, री इंटर करने का, और ज़्यादा इन्वेस्ट करने का। तो मुझको लगता है अभी आने वाला समय जो है, अगले 4-5 साल हिंदुस्तान के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। जिस ढंग से मार्केट में कैपिटलाइजेशन बढ़ा है, नई कंपनीज आई हैं, नए आइडियाज़ आए हैं, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत जिन चीज़ों को डेवलप किया गया है, तो एक औद्योगिक क्रांति सी है हमारे देश में। और मुझको लगता है कि अभी स्टॉक मार्केट्स, जैसा कि आप देखते हैं कि चाहे हम एक से एक डेवलप्ड कंट्रीज़ में बात करें, तो जहाँ पे वहाँ की 50, 60, 70% पॉपुलेशन जो है वो इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करती है, हमारे यहाँ आज भी केवल 3% पॉपुलेशन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करती है। और अगर हम अगले 4 साल, 5 साल, 6 साल में इस 3% को 10% तक ले जाना चाहते हैं, तो आप समझिए कि कितना पैसा इस इक्विटी मार्केट में फ्लो करेगा, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी हमारे साथ चर्चा के लिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बचत हमारे जीवन का एक हिस्सा होनी चाहिए, जिसके ऊपर पवन जी ने जोर भी दिया है। निवेश कहाँ करना है, ये एक आपका अपना विचार हो सकता है। जो सुझाव हैं वो धन की बात में, धवन के साथ में आगे आपके साथ शेयर होते रहेंगे। नमस्कार।